हाल में मध्य प्रदेश में इंदौर में ऑस्ट्रेलिया से आई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी हुई। पूरा देश स्तब्ध रहा और वहां पर एक बहुत ही विवादित मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि इस वाली घटना से प्रशासन को भी और खिलाड़ियों को भी कुछ सीख मिली है और किसी मामले में हो सकता है बलात्कार जैसी स्थितियां भी हो। और मजेदार बात है कि जब ऐसा होता है तो सवाल क्या उठते हैं, ओहो बहुत बुरा हुआ, शायद उसे उकसाया गया होगा। इस समय वो गए ही क्यों थी, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे, वो इस किस्म से बात क्यों करती है, उसने मना नहीं किया होगा। भारत के आंकड़े बताते हैं कि 99% केसेस में, अधिकांश केसेस में यौन हिंसा के मामले रिपोर्ट ही नहीं होते और जो रिपोर्ट होते हैं उनमें से 90% से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें कि अपराधी जो है वह पीड़िता के परिचित होते हैं। जब आप स्त्री के खिलाफ हो रहे किसी भी अपराध या घटना के लिए विक्टिम को दोषी ठहराते हैं, तब आप उस पैट्रियार्की को ईंधन देते हैं। लगातार यह घोषित किया कि जिसका बलात्कार हुआ उसकी इज्जत लुट गई। ये इज्जत लुटना कलंक है व्यक्ति के चरित्र पर और इस वजह से स्त्रियां लगातार इस अपराध को स्वयं भी दबाती रही। सच तो यह है कि जब भी हम किसी पीड़िता पर सवाल उठाते हैं तब हम उस सिस्टम को मजबूत करते हैं जो सिस्टम दरअसल अपराधी को अदृश्य बना देता है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हाल में मध्य प्रदेश में इंदौर में ऑस्ट्रेलिया से आई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी हुई। पूरा देश स्तब्ध रहा। इस छेड़खानी को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां की और वहां पर एक बहुत ही विवादित मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि इस वाली घटना से प्रशासन को भी और खिलाड़ियों को भी कुछ सीख मिली है। खिलाड़ियों को बाहर जाने से पहले जो उनका लोकल शख्स था उसे बताकर जाना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। पहली बार नहीं हो रहा है। इस किस्म के बयानों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय तो खैर पहले से चर्चा में रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल उन पर बात नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रवृत्ति पर बात करने वाले हैं आज के वीडियो में जिसमें हम विक्टिम को ब्लेम करते हैं। तमाम लोगों ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय का यह जो बयान है यह विक्टिम ब्लेमिंग है। हम लोग जब क्लासरूम में पैट्रियार्की पढ़ाते हैं, जेंडर पढ़ाते हैं और विक्टिम ब्लेमिंग पे बात करते हैं तो मैंने देखा है कि ये जो स्नातक विद्यार्थी हैं कई बार वे भी विक्टिम ब्लेमिंग का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना अपने दर्शकों के साथ इस पर थोड़ी लंबी चर्चा की जाए, ये समझने की कोशिश की जाए या समझाने की कोशिश की जाए कि विक्टिम ब्लेमिंग क्या है, उसके मूल मायने क्या हैं। क्योंकि सोच कर देखिए कि किस किस्म के सेफ्टी इल्यूजन्स रहते हैं। हम ऐसा लगता है मानो लगातार किसी झूठ में जी रहे हैं। हम जेंडर के संदर्भ में ही बात कर रहे हो। आप लगातार एक दिए गए तरीके के कपड़े पहनेंगे, दिए गए तरीके से आप वक्त पर निकलेंगे, वक्त पर घर लौटेंगे, शाम होने से पहले घर आ जाएंगे। आपके व्यवहार में आप किसी को ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कोई उकसाया हुआ महसूस कर ले। नहीं तो हो सकता है फिर वो आप पर एसिड फेंक देगा, आपके खिलाफ हिंसा करेगा या आपके साथ छेड़खानी होगी और किसी मामले में हो सकता है बलात्कार जैसी स्थितियां भी हो। और मजेदार बात है कि जब ऐसा होता है तो सवाल क्या उठते हैं, ओहो बहुत बुरा हुआ, शायद उसे उकसाया गया होगा। इस समय वो गए ही क्यों थी, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे, वो इस किस्म से बात क्यों करती है, उसने मना नहीं किया होगा। इस किस्म की चीजें, टिप्पणियां अक्सर की जाती हैं। कई बार ये टिप्पणियां इसी बदतमीजी के साथ की जाती हैं और कई बार ये टिप्पणियां ऐसी संवेदना या सिंपैथी की चाशनी में लपेट कर की जाती हैं कि आप ये कह ना सकें या आपको लगे कि नहीं नहीं हम तो उसका समर्थन ही कर रहे थे। दरअसल इस बात को समझिए कि यही विक्टिम ब्लेमिंग है। यहां तक कि जब आप कोई ऐसी बात कह रहे हो जो आपकी राय में या बहुत सारे लोगों की राय में सही भी हो, तब भी वह यदि इस वक्त पर कही जा रही है जिस समय कोई व्यक्ति शिकार हुआ है, कोई व्यक्ति विक्टिम बना है, तब दरअसल आप मदद कर रहे हैं परपिचुअर की। आप मदद कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसने वास्तव में यह हिंसा की है या अपराध किया है, क्योंकि दरअसल आप उस पर उंगली उठाने की बजाय विक्टिम पर उंगली उठा रहे हैं, भले ही वह सहानुभूति की चाशनी में डूबी हुआ आरोप ही क्यों ना हो। सच तो यह है कि जब भी हम किसी पीड़िता पर सवाल उठाते हैं तब हम उस सिस्टम को मजबूत करते हैं जो सिस्टम दरअसल अपराधी को अदृश्य बना देता है। हम लोग जब
बार बार इस बात पर चर्चा करते हैं कि बलात्कार एक यौन अपराध नहीं है। बलात्कार बलात्कारी को दिया गया वह प्रकार्य है जो इस समाज व्यवस्था ने, पितृसत्ता ने दिया है बलात्कारी को, कि वह छुट्टा रहे, वह स्त्रियों का बलात्कार करे ताकि बाकी स्त्रियां जिनके साथ बलात्कार नहीं हुआ है वे सचेत हो जाएं और वो अपने व्यवहार को नियंत्रित करके पितृसत्ता के अधीन हो जाएं। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, रेप हैज अ सोशल फंक्शन इन द फेवर ऑफ पेट्रियार्की। और इस वजह से जब भी कभी ऐसी घटना में आप विक्टिम के व्यवहार को का छिद्रान्वेषण करना शुरू करते हैं, उस पर दोषारोपण शुरू करते हैं, तब आप एक ऐसा अमानवीय कार्य करते हैं जिसमें अपराध या दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को उस अपराध के लिए या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जिम्मेदार बताया जाता है और अपराधी को उसी अनुपात में आप एक तरह से दोष मुक्त घोषित करते हैं। भारत में विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो एक बहुत व्यापक किस्म की सामाजिक प्रवृत्ति है। ये यौन हिंसा में दिखाई देती है, ये घरेलू हिंसा में दिखाई देती है, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसमें दिखाई देती है। इनफैक्ट इन एवरी क्राइम अगेंस्ट विमेन आपको ये दिखाई देगी। आप छोटे छोटे बच्चों को विक्टिम ब्लेम करते हैं। शाम हो गई थी, बाहर क्यों घूम रही थी, शाम हो गई थी, पार्क में क्यों खेल रही थी, लड़कियों के साथ क्यों नहीं खेल रही थी, लड़कों के साथ क्यों खेल रही थी, इत्यादि। छोटी छोटी बच्ची। और मामला केवल एक अपराध का नहीं है, मामला केवल एक उदाहरण का नहीं है। ये हमारे यहाँ सांस्कृतिक तौर पर वैध मान ली गई चीज है। घरेलू हिंसा के मामले में आप देखते हैं जो स्त्रियां इसके शिकार हैं, जो विक्टिम हैं, उनके से सबसे पहले पूछा जाता है, अच्छा उसने मारा, पति ने क्यों मारा? मानो क्यों के उत्तर से मारा जाना, पीटा जाना, घरेलू हिंसा जस्टिफाइड हो जाएगी। क्योंकि सवाल है कि क्यों प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, अपराध महत्वपूर्ण है, पहली बात। और उसके बाद अगर आप विक्टिम के व्यवहार में इसका कोई कारण खोजने की कोशिश करते हैं तो जैसा मैंने कहा, जितना बड़ा कारण आप खोजने की कोशिश करते हैं उतने ही अनुपात में आप वास्तविक अपराधी को दोष मुक्त करने की कोशिश करते हैं और आप एक एजेंट ऑफ पेट्रियार्की की तरह काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आज के समय में दरअसल ये अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। सवाल कंसेंट का आने लगा है, जेंडर इक्विटी का सवाल आने लगा है, इक्वालिटी का सवाल आने लगा है। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस कॉन्सेप्ट ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग को समझें। ये कहाँ से उपजता है? ये उपजता है हमारे विवेक के में जो ये अभाव है इस बात को पहचान पाने का कि दी गई घटना में कौन शिकार है, कौन विक्टिम है और कौन अपराधी है। इसकी जो सीधी समझ का अभाव है, कई बार यह इन कारणों को इन दिशा में लेकर जाता है जहां आप विक्टिम ब्लेमिंग करने लगते हैं। हम सब विक्टिम ब्लेमिंग करने लगते हैं क्योंकि अदरवाइज आंकड़े तो बिल्कुल साफ है ना। भारत के आंकड़े बताते हैं कि 99% केसेस में, अधिकांश केसेस में यौन हिंसा के मामले रिपोर्ट ही नहीं होते, और जो रिपोर्ट होते हैं उनमें से 90% से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें कि अपराधी जो है वह पीड़िता के परिचित होते हैं। अब परिचित पीड़िता, आपके परिवार की स्त्री, आपकी मित्र, या आप किसी भी तरीके से आप उससे परिचित हैं, उस पर भी अगर आप दोषारोपण करते हैं कि नहीं उसने गलत संकेत दिए होंगे, उसने मना नहीं किया होगा, उसने उकसाया होगा, उसने अन्य किसी तरीके से आपको फंसा दिया होगा, तब आप दरअसल विक्टिम ब्लेमिंग का सबसे नग्न रूप सामने पेश कर रहे हैं। पूरी प्रोसेस को समझिए। इस पूरे प्रोसेस में यह प्रक्रिया, जब आप स्त्री के खिलाफ हो रहे किसी भी अपराध या घटना के लिए विक्टिम को दोषी ठहराते हैं, तब आप उस पेट्रियार्की को ईंधन देते हैं और इस ट्रॉमा को जिससे कि वह व्यक्ति गुजरा है उसे टैबू में बदल देते हैं। और ये एक फंक्शन है, ये महत्वपूर्ण फंक्शन है पेट्रियार्की का कि जिसकी वजह से बलात्कार एक स्त्री के खिलाफ हुआ अपराध नहीं होता, हमारे यहाँ कलंक हो जाता है बलात्कार। इसलिए जो बलात्कार से गुजरने वाली स्त्री है उसकी बड़ी चिंता यह होती है कि समाज को यह पता न लग जाए। वह इसे छिपाने की कोशिश करती है कि मानो उसी का कोई अपराध है। ये कहां से उपजा है? क्योंकि इस समाज ने लगातार यह घोषित किया कि जिसका बलात्कार हुआ उसकी इज्जत लुट गई। ये इज्जत लुटना
कलंक है व्यक्ति के चरित्र पर, और इस वजह से स्त्रियां लगातार इस अपराध को स्वयं भी दबाती रही। और हमारे समाज में जब आप कह रहे हैं कि उसकी इज्जत लूट गई, तो इज्जत लूटने वाले की इज्जत नहीं लूटी, बलात्कारी की इज्जत नहीं लूटी। इज्जत किसकी लूटी? जिस स्त्री के विरुद्ध अपराध हुआ। अर्थात हम फिर से विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, विक्टिम ब्लेमिंग इज नॉट जस्ट अ बिहेवियर। What is important is victim blaming is a system. ये एक व्यवस्था है। क्यों नहीं बोली, क्यों गई थी, क्या पहना था, क्या शराब पी थी, ये सब मासूम सवाल नहीं हैं। आप सूचनाओं के लिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जब आप इन सवालों को पूछ रहे हैं तब आप एक एजेंट ऑफ पेट्रियार्की हैं जो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है। सवाल का उत्तर कुछ भी क्यों ना दिया जाए, सवाल पूछने की जरूरत आपको महसूस हुई, यह बताता है कि आप एजेंट्स ऑफ पेट्रियार्की हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो विक्टिम ब्लेमिंग है कैसे प्रभावित करती है। ये दरअसल एक हाइपोथेसिस है जिसे जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये उसका एक अच्छा आधार प्रदान करती है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार लोगों में यह गहरा विश्वास होता है कि दुनिया न्यायपूर्ण है। किसी के खिलाफ कुछ अन्याय कैसे हो सकता है? सामान्यतः तो दुनिया न्यायपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा हुआ है तो इसलिए हुआ है क्योंकि वह इसके ही हकदार था, इसके ही लायक था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। इसलिए आपको सैकड़ों सवाल पूछे सुनाई देंगे जब आप छेड़खानी का या इस किस्म का कोई चीज़ दूसरे को बताएंगे, कहेंगे हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस तर्क में क्या निहित है? इस तर्क में निहित है कि आप दोषी हैं। और यह जो सिद्धांत है यह बहुत बार कई तरह के बायसेस से उपजता है। एक बायसेस जिसके बारे में हमने बार बार बात की है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ये दूसरों की जो दुर्दशा है उसके आंतरिक कारण जो हैं, जो भी चरित्र का सवाल है, जो कि स्वभाव का सवाल है, उससे जोड़ा जाएगा, ना कि उसकी वास्तविक जो परिस्थितियां थीं, वास्तव में जिन वजहों से हुआ उससे जोड़ने की। यानी कि आपने पहले से कुछ बायसेस हैं, आपके बायसेस बताते हैं कि इस किस्म की स्थितियां, इस किस्म को कैटेगरी समझिएगा। इस किस्म की स्त्रियां जो ऐसे कपड़े पहनती हैं, जो ऐसे बातें करती हैं, जो इस तरह की पढ़ी लिखी होती हैं, जिनकी भाषा ऐसी होती है, जो शराब पीती हैं या जो अपने अपने फैसले खुद लेती हैं, इनके बारे में आपके मन में एक पहले से एक बायस बना हुआ है, एक पूर्वाग्रह बना हुआ है। और इसलिए जब भी ऐसी किसी स्त्री के साथ कुछ होता है तब आपके लिए बहुत सहज हो जाता है कि ये जो हुआ था और जो आपके जो पूर्वग्रह हैं उनके बीच में आप एक कार्य कारण श्रृंखला स्थापित करते हैं। यानी कि जो वजह थी वो कुछ और थी, लेकिन आपने ये एट्रीब्यूशन एरर किया। आपने ये कहा कि नहीं, ये इसके होने की वजह यह है क्योंकि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है, इसका चरित्र ऐसा है, इसका खान पान ऐसा है, इत्यादि इत्यादि। और इसमें होलियर देन दो वाला जो भाव है, मैं उस जैसी नहीं हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीन मानिए, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसके लिए कोई और कारण नहीं चाहिए। इस समाज में फिलहाल स्त्री होना पर्याप्त कारण है, क्योंकि आप जानते हैं छोटे बच्चों के साथ होता है, बुजुर्ग महिलाओं के साथ होता है, शहरी महिलाओं के साथ होता है, ग्रामीण स्त्रियां हैं उनके साथ होता है। सबके साथ हमारे समाज में सब तरह की स्त्रियों के साथ आप पाएंगे कि इस किस्म की घटनाएं के जो उदाहरण हैं वो दिखाई देते हैं। रोचक बात यह है कि यह जो विक्टिम ब्लेमिंग की स्थिति है, यह मैंने जैसा कहा कि व्यवस्थागत है। आपको यह बाकायदा कोर्ट रूम्स में होती हुई दिखाई देगी, क्लासरूम्स में होती हुई दिखाई देगी, न्यूज रूम्स में होती हुई दिखाई देगी, गलियों और मोहल्ले में तो खैर दिखाई देगी ही देगी। हम व्यवस्थागत तौर पर, व्यवस्थित तौर पर यह मानकर चलते हैं कि स्त्रियों के खिलाफ होने वाली हिंसा, स्त्रियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कुछ भूमिका इन महिलाओं की भी होती है जो कि विक्टिम हैं। और यह कोई केवल भारतीय बीमारी नहीं है। हाँ, भारत में जिस पैमाने पर है उस पैमाने पर दुनिया में शायद ना हो, लेकिन है जरूर। पूरी दुनिया में आपको विक्टिम ब्लेमिंग की जो उदाहरण है वह देखने को मिलते हैं। जब आप किसी से पूछते हैं कि अच्छा वहां हुआ तो वहां तुम अकेली थी, क्यों अकेली थी, तब आपका मूल कथन क्या है?
मूल कथन यह है कि उसे अकेला नहीं होना चाहिए था, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए थी, उसे उस जगह पर होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर तो इस बात की संकट ज़्यादा होता है। रोचक बात है कि यद्यपि अगर मान भी लिया जाए कि इस बात में तथ्य है, तब भी तथ्य होने के बावजूद इसका विक्टिम ब्लेमिंग चरित्र समाप्त नहीं होता और इसमें जो स्वाभाविक तौर पर एक सिस्टमेटिक किस्म की गैसलाइटिंग शामिल है वो तो है ही, क्योंकि यह केवल दूसरे के मन में शक पैदा नहीं करता, यह शिकार के मन में भी शक पैदा कर देता। कितनी बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम उन सर्वाइवर से बात करते हैं जो किसी घटना से गुजर के आए हैं, गुजरना पड़ा है जिन्हें, और उनसे जब पूछते हैं तो वो जब 10 कथन बताते हैं उनमें से 5 कथन खुद को दोषी देने वाले होते हैं, खुद को दोष देने वाले। काश मैं वहां नहीं गई होती, मैं तो जाती थी पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस किस्म के वाक्य आपको कई बार विक्टिम के मुंह से सुनाई देंगे। क्यों सुनाई देंगे? क्योंकि दरअसल इस तमाम समाज ने जो गैसलाइटिंग की है उसके चलते वह स्वयं को दोष देना सबसे पहला जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो उसे लगता है, विक्टिम तक को लगता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना व्यवस्थित है विक्टिम ब्लेमिंग। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय क्या कहते हैं, मुझे इस पर तनिक भी हैरानी नहीं, क्योंकि हमने कहीं ज़्यादा जो शिक्षित लोग हैं, कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, उन्हें भी विक्टिम ब्लेमिंग करते हुए सुना है। ये सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में सुना है, वर्क प्लेस पर होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पे सुना है, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस पे सुना है, छेड़खानी के मामले में तो हम छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होते देखते हैं, सुनते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसा कर रहे होते हैं, जब उन्हें रोका जाता है कि आप ऐसा मत कीजिए, विक्टिम ब्लेमिंग है, तो वो कहते हैं कि हम ब्लेमिंग कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि इसकी गलती है, हम तो बस पूछ रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया, आप क्यों अमुक सवाल को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, यही बताता है कि आप विक्टिम ब्लेमिंग के तरफ झुके हुए हैं। क्योंकि अगर आप डाटा को देखें, अगर आप स्टोरीज को देखें, अगर आप यथार्थ को देखें, तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में महिलाओं में दुनिया का डाटा जब देखते हैं तो 3 में से 1 महिला किसी न किसी किस्म की हिंसा झेल चुकी होती है। 94% भारत के मामले में ऐसा पता लगता है कि जो यौन अपराध होते हैं उसमें अपराधी जो हैं जो वे जान पहचान के होते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि 99% केसेस ऐसे हैं जिस अधिकांश मामलों में जबकि केस दर्ज ही नहीं होता। मैं तो हर साल एज अ पॉलिसी अपनी क्लास में विद्यार्थियों से कहता हूं, जब जेंडर पढ़ाता हूं, कि क्लास में ऐसी कोई विद्यार्थी छात्रा अगर है तो खड़ी हो जाए जो ये कहती है कि उसके साथ कभी भी किसी किस्म की छेड़खानी, किसी किस्म का जो ये व्यवहार है इस किस्म का जिसमें कि उसे स्त्री होने के कारण शर्मिंदगी सहनी पड़ी है, वह नहीं हुआ है। और पिछले 20-21 साल जब से मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, एक विद्यार्थी मुझे आज तक ऐसी नहीं मिली छात्रा जो कहे कि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। प्रत्येक स्त्री लगातार बलात्कार के भय में, छेड़खानी के भय में जीती है। इस कारण उसके व्यवहार में निरंतर यह देखा जाता है कि वह अपने आप को बहुत सारी स्थितियों से रोकती है। वह किस समय निकलेगी, किन बच्चों के साथ पढ़ेगी, उसके दोस्त कैसे होंगे, कौन से स्पेसेस में वह जाएगी, कौन से स्पेसेस को वह अवॉइड करेगी, यह सब दरअसल इस भय से नियंत्रित हो रहा होता है। और ये भय इस विक्टिम ब्लेमिंग इकोसिस्टम से ही पूरी दुनिया में बना हुआ है। स्त्री को केवल इस बात का भय नहीं है कि उसके साथ बुरा होगा, उससे ज्यादा भय उसे इस बात का है कि ये जो बुरा होगा इस कारण उसी को अपराधी माना जाएगा, उसी में गिल्ट आएगा, इस कारण उसी पर सवाल उठेंगे, उसी के चरित्र को प्रश्न चिन्हित किया जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी नीड सिस्टमिक चेंज, वी नीड टू ब्रेक द साइलेंस। क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग एक छोटी चीज नहीं है कि एक मुंहफट नेता के मुंह से कुछ निकल गया। ये एक व्यवस्थित चीज है, ये एक व्यापक समस्या है, ये जेंडर आधारित हिंसा की आधार भूमि है। ये वो नींव है जिसके आधार पर ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वह पूरी दुनिया में चलती है, पूरे देश में चलती है। इसलिए विक्टिम ब्लेमिंग को आप केवल एक
व्यवहारगत समस्या मत मान लीजिए, किसी के मुंह से निकल गया, इस पर क्या इतनी लंबी चौड़ी बात करनी, पूरा वीडियो बनाना। सच्चाई यह है कि यह एक बहुत व्यवस्थित, व्यवस्थागत, सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसलिए ये केवल एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, एक व्यक्ति के मुंह से निकली हुई चीज नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है कि हमें, अगर ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है तो इसके सॉल्यूशंस भी सिस्टमिक होंगे। फाइनली तो हमारी लड़ाई पिट्रियार्की से है, पितृसत्ता से है, इसलिए हमें पितृसत्ता की खामियों को दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें कभी जो काम मीडिया है उसकी भूमिका होगी, इसमें कभी शिक्षा की भूमिका होगी, कभी इसमें लीगल रिफॉर्म्स की, कानूनी सुधारों की भूमिका होगी। और आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमारे कानून को फ्रेम करने वाले लोग इस बात से परिचित नहीं रहे हैं। आप देखेंगे कि जब भी हमारे यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, या फिर मान लीजिए सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जो गाइडलाइंस हैं, जो विशाखा गाइडलाइंस थी, वो इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं कि आप विक्टिम से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आप उसी जगह पर क्यों थे। विक्टिम से आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आप ही तो इसकी दोषी नहीं है। और ओनस जो है वो लगातार विक्टिम पर नहीं होगा कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, यानी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो विक्टिम के ऊपर नहीं होगा कि वो ये कहे कि नहीं आप सिद्ध कीजिए कि आपने नहीं मजबूर किया था कि आपके साथ ऐसा किया जाए। एंड ऑल्सो वी नीड टू हैव मोर रिस्पेक्ट अबाउट कंसेंट, द जेंडर इक्वालिटी, और ऑब्वियसली वी नीड अ ट्रेनिंग। स्कूल में हमें बच्चों को अपने साथियों के साथ कैसे बात करनी है सिखाने की जरूरत है। हमें साथ ही सर्वाइवर सेंट्रिक सपोर्ट तैयार करने की ज़रूरत है, जिसमें काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसमें लीगल एड होनी चाहिए, जिसमें सेफ स्पेसेस होने चाहिए। और ये जो सर्वाइवर्स हैं, इन सर्वाइवर्स के साथ एक एम्पैथी होनी चाहिए। कुल मिलाकर हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। एक वाक्य में कहें तो नज़रिया बदलना पड़ेगा। ये नज़रिया जो है ये न्याय के पक्ष में होना चाहिए, ये जेंडर जस्टिस के पक्ष में होना चाहिए। और पेट्रियार्की, ध्यान रखिएगा, ये बात बार बार कमला भसीन कब से, जब मैं छोटा सा था और हमने कमला भसीन को पढ़ना शुरू किया था, तब से ये बता रहे हैं कि पेट्रियार्की केवल महिलाओं को परेशान नहीं करती, पेट्रियार्की की कीमत केवल महिलाएं नहीं चुकाती, पेट्रियार्की पुरुषों को भी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि पेट्रियार्की जो मर्दानगी का मिथक खड़ा करती है, यह मिथक बहुत भारी बोझा है। जो इसको महसूस कर सकता है उससे पूछिए, वो बताएगा कि बहुत भारी बोझा है। आपको लगातार उन मापदंडों पर खरा उतरना पड़ता है जो हो सकता है अंदरूनी तौर पर आपको पसंद ना हो। तो विक्टिम ब्लेमिंग अंततः हम कह रहे हैं कि एक घटना नहीं है, ये कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से निकला हुआ एक उवाच भर नहीं है, ये एक व्यवस्था है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जिसमें कि गैसलाइटिंग का जो इंजन है वह एक ऐसी स्थितियां पैदा करता है कि किसी ट्रॉमा को आप निजी दर्द नहीं बल्कि सामूहिक चुप्पी से फीड करते हैं। इसलिए हमें सवाल बदलने होंगे, हमें अपने सवालों की दिशा बदलनी होगी। हमारे सवालों की दिशा विक्टिम की तरफ नहीं जानी चाहिए, अपराधी की तरफ जानी चाहिए, दोषी की तरफ जानी चाहिए। और हमें सर्वाइवर की जो कहानियां हैं उन कहानियों को एम्पैथी के साथ सुनना चाहिए, ताकि अगर हम और कुछ न भी कर सके, हम नहीं दोषी को पकड़ सकते, हम नहीं दोषी को सजा दे सकते, कम से कम जो सर्वाइवर है उसके ट्रॉमा को तो कम कर सकते हैं। हमारा उससे मिलना उसके ट्रॉमा को कहीं टैबू में तो नहीं बदल रहा, ये तो कोशिश कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विक्टिम ब्लेमिंग एक आदत भर नहीं है, एक भाषा की कमजोरी भर नहीं है, ये एक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी।